आज के इस वीडियो में हम तीसरे अणुसंघ गुणधर्म या थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक में अवनमन की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिमांक हम किसे कहते हैं। जैसा कि पिछले अध्ययन से हम लोगों ने ये सीखा है, पिछली कक्षाओं में हमने ये सीखा है कि हिमांक किसी द्रव का वह तापक्रम होता है जिस पर वह द्रव अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या जिस पर वह द्रव जमने लगता है, उसे हम हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। किंतु इस चैप्टर में हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट की परिभाषा या डेफिनेशन हमें वेपर प्रेशर के संदर्भ में पता होना चाहिए। तो वेपर प्रेशर के संदर्भ में फ्रीजिंग पॉइंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड स्टेट। यानी हिमांक किसी द्रव का वह तापक्रम है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। आई मीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच दिस लिक्विड एंड इट्स सॉलिड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम। मेरा मतलब है कि हिमांक पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था के साथ साम्य अवस्था में होता है। हिमांक किसी द्रव का वह तापक्रम है जिस पर इसका वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। हिमांक में अवनमन क्यों हो जाता है? मैंने आपको बताया था अणुसंघ गुणधर्म में ये तीसरा अणुसंघ गुणधर्म है कि हिमांक में अवनमन का होना, हिमांक में कमी का आना। जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाकर के कोई सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा तो इतना तो हम जानते थे कि उसके वाष्प दाब में कमी आती थी। फिर पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता था, जो कि उसका द्वितीय अणुसंघ गुणधर्म था। अब तीसरा अणुसंघ गुणधर्म है कि उसके हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन क्यों हो जाता है, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव, जिसे हम न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल पोटेंशियल साथियों क्या है कि दिस इज द एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज इज द एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और कैन बी रिलीज्ड due to the change of particle number during a course of chemical reaction, during a course of phase transition, during a course of any physical change। यानी किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने के दौरान अणुओं की संख्या में, पार्टिकल नंबर्स में चेंज होने की वजह से अवशोषित या उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसे हम रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। अब केमिकल पोटेंशियल को अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? म्यू इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल एन आई। किसी अवयव आई के अणुओं की संख्या के साथ मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन रासायनिक विभव या म्यू या केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। अब केमिकल पोटेंशियल जो है, जो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है, इसे पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं हम। केमिकल पोटेंशियल रासायनिक विभव। तो रासायनिक विभव जो है मैंने आपको बताया क्या है, अणु किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के दौरान अणुओं की संख्या में परिवर्तन होने की वजह से, जब किसी कोई भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया होगी, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी या कोई फेज ट्रांजिशन यानी कि अवस्था का परिवर्तन होगा, ठोस से द्रव या द्रव से गैस या अन्य कोई भौतिक प्रक्रम होगा, तो उस प्रक्रम में या उस रासायनिक प्रक्रम में भाग लेने वाले कणों की संख्या या पार्टिकल नंबर्स में जब चेंज आता है, उस प्रक्रम में जब पार्टिकल्स भाग लेते हैं तो उस तंत्र के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा ऊर्जा की मात्रा आइदर एब्जॉर्ब की जाएगी और रिलीज की जाएगी, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाएगा या ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। यानी किसी भी प्रक्रम के होने पर हम इतना तो जानते ही हैं कि कोई भी प्रक्रम जब होता है तो उस स्थिति में तंत्र के द्वारा या तो ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है या फिर ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण क्यों होता है? क्योंकि उस प्रक्रम में उस तंत्र के कुछ पार्टिकल्स या कण या मॉलिक्यूल्स या एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो इन कणों की संख्या में जो परिवर्तन होता है भाग लेते समय पर, तो उससे उस तंत्र के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, उसे ही हम केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव कहते हैं। अब रासायनिक विभव को हम यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं? रासायनिक विभव का मैं आपको बताऊं, इसका एंट्रोपी से भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर म्यू को हम एंट्रोपी से रिलेट करें तो म्यू का मान -T/ds अपॉन डी एन आई, ये होता है एंट्रोपी के साथ किसका रिलेशन? ये है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम पहले से ही जानते हैं, द रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। एक तंत्र के अणुओं की अव्यवस्था का माप है एंट्रोपी। एंट्रोपी जब बढ़ती है तो उसके रासायनिक विभव में कमी आती है। अब हम इसे
एक कोई उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करें। मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि कोई विलायक विलायक के तौर पर हमने जल को लिया है और जल की हम तीनों अवस्थाओं को कंसीडर कर रहे हैं। जल H2O, जैसे हमने प्योर सॉल्वेंट है, दैट इज वोलेटाइल नेचर, दैट इज H2O, और हम इसकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फिजिकल स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं। इन तीनों स्थितियों में μs, μl एंड μg के मान जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं अगेंस्ट टेम्परेचर। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस एक्सिस पर केमिकल पोटेंशियल आई मीन म्यू का वैल्यू लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन ले रहे हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, इस पर हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो होता क्या है, जो केमिकल पोटेंशियल का, मैं फॉर एग्जांपल वाटर के लिए बात कर रहे हैं, तो वाटर के लिए केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर के अगेंस्ट जब हम इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो क्या ग्राफ आता है, three different straight lines are obtained having three different slope, M1, M2 and M3। मेरा मतलब यह है कि तीन प्रकार की हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, लेकिन तीनों के स्लोप अलग अलग होंगे। वो चीज हमें देखनी है। जैसे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिलेगी, दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से मिलेगा और तीसरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से मिलेगा। ये तीनों स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये जो अवस्था है यहां से यहां तक, दिस इज सॉलिड स्टेट एंड दिस इज लिक्विड स्टेट एंड दिस इज गैस स्टेट या गैसियस स्टेट। एक्चुअली क्या है, जो केमिकल पोटेंशियल का मान है वो टेम्परेचर के साथ सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम, आप जानते हो कि सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी का मान जो होता है वो मिनिमम होता है। यानी यहां पर मैं अगर कहना चाहूं तो सॉलिड स्टेट के लिए मिनिमम एंट्रोपी, यहां पर मॉडरेट एंट्रोपी होगी, मध्यम एंट्रोपी होगी, मॉडरेट एंट्रोपी। और थर्ड स्टेट में आप देखोगे हाईएस्ट एंट्रोपी। यानी एक ही पदार्थ वाटर लिया है हमने, वाटर के लिए अगर उसका लिक्विड स्टेट को कंसीडर करते हैं तो उसमें मध्यम दर्जे की एंट्रोपी होती है, अणुओं की अव्यवस्था जो होती है मध्यम दर्जे की होती है। सॉलिड स्टेट में सबसे कम यानी मिनिमम एंट्रोपी होगी, क्योंकि अणुओं की अव्यवस्था सबसे कम होगी। सॉलिड स्टेट में सारे अणु कोई ऑर्डर्ड वे में या और डेफिनेट अरेंजमेंट को रिसीव कर चुके होंगे। और गैसियस स्टेट में तो हम जानते ही अणुओं की कोई व्यवस्था होती ही नहीं, सारे अणु जो होते हैं आर फ्री टू मूव, किसी भी रैंडमली वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, आ सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो गैसियस स्टेट में एंट्रोपी का मान हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो अब ये तीन स्टेट है जल के लिए। मैं ये बात कर रहा हूं, ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ है बच्चों, ये हमें प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर H2O, शुद्ध H2O के लिए प्राप्त हुआ है, जिसमें नन ऑफ द सॉल्यूट इज एडेड, किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया है। जब ये शुद्ध अवस्था में है तब की बात कर रहे हैं। अब यहां पर हम इसके लिए एक एग्जांपल को लेकर के चलते हैं। हम दो बीकर में, बीकर ए या बीकर फर्स्ट एंड दूसरा है बीकर सेकंड, दोनों सेम साइज है। इसके अंदर हमने मान के चलिए प्योर सॉल्वेंट और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू प्योर सॉल्वेंट या वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट था और ये सॉल्यूशन है। अब इस स्थिति में देखोगे आप, मान के चलिए कि हमने प्योर सॉल्वेंट के 1000 मोल्स लिए थे, 1000 मोल्स कह लीजिए, और इसमें 1000 मोल्स के साथ हमने, या हम कहें कि 990 मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस 10 मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इस तरह से हमने ये विलयन तैयार कर लिया, जिसके अंदर कुछ मात्रा में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। यहां पर ये प्योर सॉल्वेंट है।
तो बच्चों आप देख रहे हो एक अवस्था से दूसरी, मैंने आपको केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन को फिर से हम रिवाइज कर दें। क्या है केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज? केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए स्पीसीज इज द एनर्जी, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और दैट कैन बी रिलीज्ड due to the change in particle number during a course of chemical reaction or during a course of phase transition। यानी किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के दौरान अणुओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन के कारण तंत्र के द्वारा जो ऊर्जा की मात्रा या तो अवशोषित की जाती है या फिर उत्सर्जित की जाती है, उसे ही हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो एक सिस्टम ये है जो कि प्योर सॉल्वेंट है, एक सिस्टम ये है जो कि सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हुआ है। इसमें आप देखोगे प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं सभी के सभी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन्हें किसी भी प्रक्रम में जाना है, आइदर फ्रीजिंग और इवेपोरेशन, या तो इन्हें ये लिक्विड है या तो इन्हें फ्रीजिंग की प्रोसेस में यानी जमने की प्रक्रिया में जाना है, या फिर इनको हम इवेपोरेट कर रहे हैं, गर्म करके गैस अवस्था में बदलना चाहते हैं। दोनों ही स्थिति में सभी अणु बराबर किस्म बराबर टाइप से बॉन्डेड है, या सभी प्रकार के अणुओं की जो मोबिलिटी है या गतिशीलता है या फ्रीनेस है या हम स्वतंत्रता कहें उसको, वो सभी अणुओं के लिए बराबर है। किंतु दूसरे केस में अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन, इसमें कुछ मात्रा में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया है और वो सॉल्यूट आप जानते हो कि वो घुल भी चुका है उसके अंदर, तभी तो विलयन बनेगा। जब वो उसके अंदर घुल करके विलयन बना चुका है तो जाहिर सी बात है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स जो प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड किए गए थे वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर गए होंगे, जब तो वो उसके साथ मिलेंगे, जब तो वो उसमें विलयन। इंटरेक्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो केमिकली इंटरेक्ट कर गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनके अंदर इंटरेक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ कुछ ना कुछ एडिशन, कुछ ना कुछ जोड़, कुछ ना कुछ जुड़ाव, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ आकर्षण तो रख ही रहे होंगे। इससे आप ये देखोगे कि यहां पर जितना सॉल्वेंट पार्टिकल, ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है जितने फ्री हैं किसी भी प्रक्रम में जाने के लिए, उतने फ्री यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन के केस में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को किसी भौतिक प्रक्रम में या रासायनिक प्रक्रम में जाने में, आप समझ रहे हो, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ बाधा तो पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत तो पैदा करेंगे। आई मीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन ए प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो सकता है वो फिजिकल या केमिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन ए प्रोसेस इज ग्रेटर इन द केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन, बिकॉज क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कुछ तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की वजह से कुछ इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस या बाधा महसूस कर रहे हैं उस प्रक्रम में जाने में। आप समझ रहे हो, जब यहां पर नॉन वोलेटाइल, ये जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जब पार्टिकल बीच बीच में उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे, तो ये पार्टिकल्स उनके मूवमेंट में कुछ ना कुछ बाधा तो उत्पन्न करेंगे ही। इसी की वजह से यहां पर किसी प्रक्रम में जाने के लिए उस प्रक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या में कुछ कमी आएगी, क्योंकि उनके लिए सुगमता के अवसर कुछ घट गए हैं शुद्ध विलायक की तुलना में। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन के केस में, सेकंड की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर जिससे कि वे किसी प्रक्रम में जा सके, अंडरगो कर सके, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कुछ कम होते हैं। और जब कम होंगे अवसर तो फिर जब मॉलिक्यूल्स किसी प्रक्रम में जाने में बाधा महसूस करेंगे या जाने के अवसर कम होंगे तो फिर उस प्रक्रम में जाने पर उनके द्वारा अवशोषित की जाने वाली या उत्सर्जित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में भी कमी आएगी, यानी आई मीन केमिकल पोटेंशियल के मान में भी कमी आएगी। क्योंकि केमिकल पोटेंशियल क्या है? केमिकल पोटेंशियल इज द एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यू टू द चेंज इन पार्टिकल नंबर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल और फिजिकल रिएक्शन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर चूंकि पार्टिसिपेट करने वाले, सॉल्यूशन के केस में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिकल्स की संख्या में ही कमी आ गई है। जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स के इंटरफेरेंस के कारण अपनी किसी प्रक्रम में जाने की अपॉर्चुनिटी में या अवसर में कुछ कमियां महसूस कर रहे हैं, कुछ कमी आई है। इसकी वजह से यहां पर केमिकल पोटेंशियल का मान शुद्ध विलायक की तुलना में घट जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिलियन में शुद्ध विलायक जो है, बिलियन के अंदर जो विलायक मौजूद है, सॉल्वेंट जो मौजूद है,
उसका केमिकल पोटेंशियल जो है, आई मीन विलयन का जो केमिकल पोटेंशियल है लिक्विड स्टेट में, वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये एक्सप्लेनेशन किस बात के लिए था कि विलयन का जो केमिकल पोटेंशियल है वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में, सॉल्यूशन का जो केमिकल पोटेंशियल है वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है। तो ये जो ग्राफ जो हमने लिए थे, ये स्ट्रेट लाइन थी किसके लिए, केमिकल पोटेंशियल का टेम्परेचर के अगेंस्ट वेरिएशन इन सॉलिड स्टेट। फिर यहां के बाद ये टेम्परेचर एक ऐसा है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित होने लग जाएगा, यानी दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, या इसे हम लिक्विड से जब सॉलिड स्टेट में आएंगे तो इसे ही हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कौन सा ताप होता है जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगता है, यानी दोनों सेम है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट है या इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इस पर जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में जाता है तो केमिकल पोटेंशियल में और गिरावट आती है, एंट्रोपी का मान यहां की तुलना में बढ़ जाता है। दूसरा बात, फिर इस जगह जब आएंगे जब ये लिक्विड इतना टेम्परेचर अचीव कर चुका होगा कि वह वेपोराइज होने लग जाए या वाष्प में बदलने लग जाए या बॉयल करने लग जाए, उस स्थिति में यहां से इसकी स्टेट फिर से चेंज होगी, ये गैस स्टेट में आएगा और इसकी एंट्रोपी उस समय हाईएस्ट होगी। तो गैसियस स्टेट में जो केमिकल पोटेंशियल का मान है एकदम अब्रप्टली सडनली टेम्परेचर के साथ बहुत जल्दी गिरता है। लिक्विड स्टेट में मध्यम दर्जे का रहता है केमिकल पोटेंशियल का मान, और सॉलिड स्टेट में सबसे हाईएस्ट स्थिति में रहता है केमिकल पोटेंशियल का मान। दिस इज द ग्राफ ऑफ केमिकल पोटेंशियल अगेंस्ट टेम्परेचर फॉर प्योर सॉल्वेंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट। बट अगर हमने किसी सॉल्यूशन को कंसीडर किया है तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल जो है वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कुछ डिक्रीज हो जाता है। तो जो लिक्विड स्टेट में, जैसे ये यहां प्योर सॉल्वेंट था लिक्विड स्टेट में, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट। लेकिन अब हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो ले रहे हैं मान के चलिए सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का जो केमिकल पोटेंशियल का ग्राफ होगा वो इतना तो आप जानते हो, इस प्योर सॉल्वेंट से तो नीचे होगा। तो जब वो नीचे होगा तो उसे हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया मान के चलिए सॉल्यूशन के लिए, जो कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिला करके बनाया गया है। तो ये सॉल्यूशन के लिए केमिकल पोटेंशियल का मान हो गया ये जो आपको दिखाई दे रहा है। बट अब आप देखें, जहां पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट का, यानी लिक्विड स्टेट का केमिकल पोटेंशियल सॉलिड स्टेट के केमिकल पोटेंशियल से मिल जाता है, जहां पर सॉलिड स्टेट के केमिकल पोटेंशियल के प्लॉट से लिक्विड स्टेट का केमिकल पोटेंशियल का प्लॉट क्रॉस करता है या मिल जाता है, उस बिंदु को ही हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और जहां पर लिक्विड स्टेट का केमिकल पोटेंशियल गैस फेज के, गैसियस स्टेट के केमिकल पोटेंशियल से मिलता है या क्रॉस करता है, उसी टेम्परेचर को हम उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आपने यहां देखा कि ये लिक्विड स्टेट में, प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में केमिकल पोटेंशियल था जो यूं जा रहा है, जो यूं आगे तक जा रहा है, और गैसियस स्टेट में इसका केमिकल पोटेंशियल ये है जो कि यूं ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये ही वो पॉइंट था जहां पर ये लिक्विड का केमिकल पोटेंशियल और गैस का केमिकल पोटेंशियल मिल रहे थे। उसी को हमने उसी को ही क्या कहा था, बॉइलिंग पॉइंट टीबी 0 या T0B। क्यों कहा T0B? क्योंकि ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ये टेम्परेचर शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस पर इसकी लिक्विड स्टेट का केमिकल पोटेंशियल वेपर फेज या गैस स्टेट के केमिकल पोटेंशियल से मिल गया है। यहां के बाद में से गैस स्टेट स्टार्ट हो गई है, यहां के बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड तो रहेगा नहीं, वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह इधर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ था, ये जो चल रहा था ग्राफ, ये आगे सीधा चला जाता इस तरह से। तो ये सॉलिड स्टेट का ग्राफ था, ये सॉलिड स्टेट का ग्राफ था प्योर सॉल्वेंट के लिए। और इस प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट को अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो इसका जो केमिकल पोटेंशियल है लिक्विड स्टेट का, वो इस सॉलिड स्टेट के केमिकल पोटेंशियल के प्लॉट को इस जगह पर आकर के क्रॉस कर रहा था, इस जगह पर, इस जगह। तो ये जो बिंदु है, ये इस प्योर सॉल्वेंट के लिए, ये जो बिंदु है ये इस प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होगा, हिमांक होगा। क्यों? क्योंकि इस तापक्रम पर इस द्रव का केमिकल पोटेंशियल, प्योर सॉल्वेंट का केमिकल पोटेंशियल सॉलिड स्टेट के केमिकल पोटेंशियल को मीट कर रहा है, काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे, इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट TF।
और ये टी बी था, टी बी बॉइलिंग पॉइंट का था इसलिए, और ये टी एफ, ये टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन प्योर सॉल्वेंट का है तो हम नोट भी लगा देते हैं, टी नोट एफ कह लीजिए, टी नोट एफ, यानी ये प्योर सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब बच्चों ये प्योर सॉल्वेंट वाली बात थी, इसके बाद हमें बात करनी है सॉल्यूशन की। हम आपको कंसीडर कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं इस बात को कि सॉल्यूशन का जो केमिकल पोटेंशियल है वो प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम होगा। वो कम होता है क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी कम है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए किसी प्रोसेस में अंडरगो करने के लिए, तो उनके द्वारा रिलीज या एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी कम होगी प्योर सॉल्वेंट की तुलना में, तो इसलिए उसका केमिकल पोटेंशियल कम है। अब यहां पर इस केमिकल पोटेंशियल को देखिए, जो कि लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल है। तो बच्चों जब हम इसे गैस स्टेट में इसी केमिकल पोटेंशियल को, जो कि सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल है, इसे आगे जब बढ़ाएंगे तो ये गैस फेज में जाकर के केमिकल पोटेंशियल को मीट करेगा। तो देखो इस तरह अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊं तो आप देख रहे हो इस बिंदु पर जाकर के ये गैस अवस्था के केमिकल पोटेंशियल को मीट करता है। तो ये जो टेम्परेचर है आप देख रहे हो यहां पर, ये जो टेम्परेचर है, ये शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक है। हम आपको बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में, शुद्ध विलायक मतलब जो विलयन का जो क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। तो यहां भी आपकी समझ में आ रहा होगा, ये केमिकल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में हम समझ रहे हैं। केमिकल पोटेंशियल के द्वारा भी ये बात समझाई जा सकती है कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है। तो ये क्या हो गया हमारा टी बी या TB4S, यानी ये सॉल्यूशन के लिए है, ये सॉल्यूशन कह रहे हैं, या T1 कह रहे हैं इसको, T1B, ये बॉइलिंग पॉइंट तो है लेकिन 1 यानी सॉल्यूशन, इसको मैं सॉल्यूशन 1 कह दूंगा अगर यहां पर सॉल्यूशन 1। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन का T1B, ये प्रथम विलयन का ये क्वथनांक हो गया जो कि शुद्ध विलायक से अधिक है। बात तो हमारे टॉपिक तो हिमांक में अपनमन चल रहा है, हम कहां जा रहे हैं, हिमांक में अपनमन पे आते हैं। हिमांक क्या है, टेम्परेचर में कमी करनी पड़ेगी जिससे कि वो द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो यहां आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम है, और जिस बिंदु पर सॉलिड और लिक्विड के केमिकल पोटेंशियल मीट करेंगे तो वही टेम्परेचर जो होगा वह उसका हिमांक होगा। तो अब सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो उसको आगे इस तरह बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह मान के चलिए यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिलेगा तो फिर इस स्थिति में तो आप समझ रहे हो ये जो टेम्परेचर आ रहा है इसे भी हम TF फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, लेकिन किसके लिए, T1F है ये, क्योंकि ये सॉल्यूशन फर्स्ट का हिमांक है। तो बच्चों केमिकल पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में भी आप ये समझ रहे हो, मैं वेपर प्रेशर बता रहा हूं, लेकिन आप केमिकल पोटेंशियल के संदर्भ में आप इस बात को समझ रहे हो कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह शुद्ध विलायक यानी प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इस केमिकल पोटेंशियल के द्वारा भी समझाए जा सकते हैं। ये केमिकल पोटेंशियल से आपने समझा कि जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसे उसकी ठोस अवस्था के केमिकल पोटेंशियल के बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर को कुछ और भी कम करना पड़ेगा, जिससे उसके हिमांक में कमी यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू फ्रीज इट मोर देन प्योर सॉल्वेंट। शुद्ध विलायक की तुलना में हमें इसे कुछ ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब ये कहीं जाकर के फ्रीज हो पाएगा। कौन, विलयन। ये केमिकल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं वही जो जैसे वेपर प्रेशर के संदर्भ में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक तो वही है, हिमांक में अपनमन, उसी को ही देख रहे हैं। अब एक बात बताएं आप छात्रों कि जैसे इस एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर लिया है, वेपर प्रेशर, ये एक्सिस जो है मेरा ये टेम्परेचर का है, इस पर तापक्रम या टेम्परेचर को हम लेंगे। अब देखें आप, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले जब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का उन्नयन जब हम पढ़ रहे थे, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। This is the vapor pressure of solution first. This is the vapor pressure of
सॉल्यूशन सेकेंड। जब हमने इनको यहां मान के चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180 m, तो जब हमने प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर किया था, तो उस स्थिति में यहां जो टेम्परेचर था उसे हम मान के चलिए T0B कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। स्मॉल लेटर में लिख देना बी को, क्योंकि बी सॉल्वेंट वैसे भी सॉल्वेंट होता है, एक ही बात है। T0B कह रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट भी है और सॉल्वेंट के लिए भी है। तो T0B जो है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। इधर हमने देखा कि सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए मैं समझा ही चुका हूं आपको पहले कि सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हमें क्वथनांक यानी इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर कुछ और ज्यादा चाहिए, तो दैट इज T1 कह दो या T1B कह दो, बॉइलिंग पॉइंट फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन। इसके लिए अगर हम कहें तो इसको हमें और ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा फर्स्ट मिलियन की तुलना में कुछ और ज्यादा है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये मान लो T2B, ये दूसरे वाले मिलियन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप देख रहे थे कि शुद्ध विलायक के बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में, शुद्ध विलायक के बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में प्रथम मिलियन और द्वितीय मिलियन दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन हो चुका है, क्वथनांक का उन्नयन हो चुका है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिस इज। अब इसके बाद मान के चलिए कि अब हमें इन्हें ठंडा करके, ये तो अभी लिक्विड स्टेट थी, ये तो वेपर फेज में पहुंच गए, यहां तो वाष्प अवस्था, यहां तो कौन सी अवस्था है, ये तो वेपर फेज हो गई, वेपर फेज वाष्प अवस्था है ये तो। अभी ये कौन सी अवस्था थी, लिक्विड फेज थी, लिक्विड स्टेट थी या लिक्विड फेज थी। अब इसके बाद हमें इसको सॉलिड स्टेट में लेना है, तो मान के चलिए कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है उसको आप देखें बच्चों ध्यान से, जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो ये क्या होगा, फ्रीज होने लग जाएगा। तो ये मान के चलिए इस टेम्परेचर पर आकर के फ्रीज हो गया यहां, और इसके बाद पूरा का पूरा जो भी वेपर प्रेशर है वो सॉलिड स्टेट का है। तो यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है, जब हमने इसका टेम्परेचर कम किया इस साइड में, तो कम करते करते आए तो इस जगह पर आकर के आप देख रहे हो, मैंने आपको क्या बताया फ्रीजिंग पॉइंट की परिभाषा क्या, देखो बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा तो क्या थी, वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बट फ्रीजिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन है, वह तापक्रम जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन इट्स सॉलिड स्टेट। किसी भी पदार्थ का जो हिमांक है वह तापक्रम है जिस पर इसका वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो मान के चलिए इस जगह पर ये ठोस अवस्था है, यहां पर आकर के आप देख रहे हो ये वो टेम्परेचर है TF0 या T0F। हम ये कहें कि इस पर जो प्योर सॉल्वेंट है वो आकर के इस टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाता है, और यहां के बाद का जो भी वेपर प्रेशर वैल्यू है वो सॉलिड स्टेट के लिए है। यहां पर पूरा का पूरा वेपर प्रेशर इसका, ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये उसकी सॉलिड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्योर सॉल्वेंट को जब हमने ठंडा किया, टेम्परेचर को कम किया, तो वो इस जगह पर आकर के उसका वाष्प दाब उसकी सॉलिड स्टेट के वाष्प दाब को क्रॉस कर गया। ये आप देख रहे हो इस तरह से यहां क्रॉस हो रहा है। तो यही टेम्परेचर जो होगा वह इस लिक्विड के लिए क्या कहलाएगा, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट T0F, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट की बात चल रही है इसलिए वो कहलाएगा। लेकिन बच्चों चूंकि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द प्योर सॉल्वेंट, तो अगर हम इसको भी ठंडा करेंगे तो इसका भी वाष्प दाब इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से मीट करना चाहिए, उसी टेम्परेचर को ही हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो जब हम इसे इस तरह से टेम्परेचर घटाते आएंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्यूशन का भी, और जो कम होगा तो बच्चों आप देख रहे हो कि ये इस टेम्परेचर पर आकर के मीट कर रहा है सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ये कहेंगे T1F, सॉरी, इसे हम कहेंगे बच्चों T1F।
ये प्रथम विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट, फर्स्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अगर हम सेकंड विलयन को भी इसी तरह ठंडा करें तो उसके लिए भी अगर हम इस तरह देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा ग्राफ। तो ये इस जगह पर आकर के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को मीट कर रहा है। तो यहां पर आकर के आप देखोगे बच्चों, ये जो टेम्परेचर है ये क्या कहलाएगा, T2F। ये दूसरे विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो इसको आप देख रहे हो, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो दोनों ही पोजीशंस आ गई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप देख रहे हो कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन फर्स्ट और सेकंड के बॉइलिंग पॉइंट के मान अधिक है और शुद्ध विलायक की तुलना में सॉल्यूशन फर्स्ट एवं सॉल्यूशन सेकंड के फ्रीजिंग पॉइंट के मान कम है। ये एक ही ग्राफ दोनों ही पोजीशंस को दर्शाता है। अब हमें चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट है वो हिमांक में अवनमन पर बात करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर बात करनी है, तो अब हम केवल इतने ग्राफ को ही कंसीडर करेंगे। यहां से आगे केवल यही जो ग्राफ होगा इसे ही हम कंसीडर करेंगे। तो बच्चों इस ग्राफ को ही हमें बना लेना चाहिए। ये तो समझाने के लिए पूरा ग्राफ हो गया। अब इसके बाद हमें केवल हिमांक में अवनमन समझने के लिए तो यही ग्राफ कंसीडर करना है, क्योंकि हिमांक में अवनमन तो यहीं पर हुआ है, तो यही कंसीडर करेंगे। देखते हैं, अब देखो क्या हुआ है कि इस पर ये एक्सिस वेपर प्रेशर का है, वेपर प्रेशर, ये एक्सिस टेम्परेचर का है एज वी नो प्रीवियसली। एंड मान के चलिए यहां पर ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद ये जो है वो मान के चलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और ये मान के चलिए सॉल्यूशन सेकंड का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन सेकंड, ये सॉल्यूशन फर्स्ट और ये सॉल्यूशन सेकंड। अब जब हम इन्हें ठंडा करेंगे तो ये अपने ठोस अवस्था में बदलेंगे। प्योर सॉल्वेंट को जब ठंडा किया तो मान के चलिए वो इस टेम्परेचर पर आकर के टेम्परेचर ये है अपना, इसे मान के चलिए वो इस टेम्परेचर पर आकर के प्योर सॉल्वेंट अपने सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को मीट कर रहा है। ये सॉलिड स्टेट है यहां पर, ये तो लिक्विड, यहां तो क्या थी, लिक्विड स्टेट थी, और यहां कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। इससे ऊपर कौन सी थी, वो गैस स्टेट थी, वेपर फेज थी। तो इस सॉलिड स्टेट के ग्राफ को, प्लॉट को, ये प्योर सॉल्वेंट का प्लॉट यहां आके मीट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है जिस पर ठोस और द्रव अवस्था दोनों साम्यावस्था में होती हैं, उसी तापक्रम को हम क्या कह देंगे, इस शुद्ध विलायक का हिमांक क्या T0F कह देंगे। अब इसी तरह हम सॉल्यूशन फर्स्ट को ठंडा करेंगे तो वो भी किसी पॉइंट पर जाकर के आप देखोगे इस तरह से, मान के चलो वो इस जगह आकर के मीट कर गया सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को। तो लेकिन ये टेम्परेचर आप देखोगे नीचे आकर के, तो ये टेम्परेचर शुद्ध विलायक के हिमांक से तो कम है, तो इसको हमने कह दिया T1F। ये फर्स्ट सॉल्यूशन का क्या हो गया, ये हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट, ये फर्स्ट सॉल्यूशन का पॉइंट हो गया। इसी प्रकार सेकंड सॉल्यूशन को भी अगर हम ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर में कमी के साथ वो भी इस जगह आकर के, मान के चलिए यहां आकर के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को मीट करता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, T2F, द्वितीय विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों आपको यहां पर एक बात ये दिखाई दे रही होगी कि यहां भी हमने दो सिमिलर ट्रायंगल प्राप्त कर लिए हैं। उन्हें मैं यहां बना यूं A B C D and E, यही है पूरा का पूरा पोर्शन हमने यहां सेपरेटली बना दिया। अब आप देखिए इन ट्रायंगल्स के अंदर हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की कंडीशंस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंगल कंग्रुएंट होने चाहिए, शेप जो है उनका सेम होना चाहिए, साइज कम ज्यादा हो सकता है तो साइज छोटा बड़ा हो, जैसे ये छोटा ट्रायंगल है ये बड़ा है वो ठीक है, लेकिन इनके एंगल्स
बिल्कुल कंग्रुएंट मतलब अनुरूप होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वही कंडीशन इसमें आपको दिखाई दे रही है। आई मीन अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुजों की शर्त को लागू करने पर साइड्स DE अपॉन CB, साइड DE अपॉन CB विल बी इक्वल टू साइड AE अपॉन AB, विल बी इक्वल टू साइड AE अपॉन AB। बच्चों ध्यान दें, साइड DE अपॉन CB इक्वल टू AB अपॉन AB, ये सिमिलर ट्रायंगल्स की कंडीशन है, वो हम पहले भी कंसीडर कर चुके हैं। तो बच्चों ये आने के बाद में DE का वैल्यू देखें अब क्या है, DE तो DE मैं इन्हीं नामों को यहां भी किए देता हूं, ABC एंड D और E, यही तो है दोनों ट्रायंगल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला। तो आप देखें कौन सी साइड चाहिए हमें, DE क्या है, ये है DE आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आइए क्या है ये DE, ये देखो DE ये है, DE मतलब T0F और T1F का डिफरेंस। तो T1F कम है, T0F ज्यादा है, वहां तो T1B ज्यादा था T0B से क्वथनांक के उन्नयन में, लेकिन हेमांक के अवनमन में T0F ज्यादा है, T1F कम है, तो T0F में से T1F को घटा देते हैं, T0F माइनस T1F अपॉन CB क्या है, CB के लिए नीचे आइए, नीचे आते हैं, दिस इज T0F माइनस T2F, T0F या T0F माइनस T2F इक्वल्स क्या है, AE अपॉन AB। AE क्या है, AE इज दिस, आइए क्या है साहब, AE ही देखिए, A मान के चलिए A जो है ये शुद्ध, इस टेम्परेचर पर T0F पर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है P0B, और E इस समय पर क्या है, ये E ये फर्स्ट सॉल्यूशन प्रथम विलयन का वाष्पदाब है, जिसे हम P1 कहेंगे, P1। और ये B क्या हुआ, B इस तरफ एक्सेस पर आएंगे वेपर प्रेशर वाले पर, तो B1 क्या हो, B क्या हो जाएगा, ये द्वितीय विलयन का वाष्पदाब यानी कि P1 और P2, इस तरह से आप कह सकते हो। समझे बच्चों बात को। A क्या है, इस टेम्परेचर पर ये शुद्ध विलायक का वाष्पदाब हो गया। इसी टेम्परेचर पर आप यहां देखेंगे E क्या है, ये आपका शुद्ध प्रथम विलयन का वाष्पदाब है P1 E पॉइंट पर, और B पॉइंट पर ये द्वितीय विलयन का वाष्पदाब है P2। तो देखें हम AE क्या होता है, AE हो गया आपका ये, AE मींस P0B माइनस P1, सही बात है, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का वाष्पदाब कम होता है, हाँ विलायक के वाष्पदाब की तुलना में विलयन का वाष्पदाब कम है। AE क्या है, फिर से देखें, A मतलब P0B और E मतलब P1, तो AE की जगह पर P0B माइनस P1 अपॉन P1, और अब दूसरा है AB A क्या है, P0B और B क्या है, P2, यानी दूसरे विलयन का वाष्पदाब, तो P0B माइनस P2। इसको क्या कहेंगे साहब हम, चूंकि ये शुद्ध विलायक के हिमांक और प्रथम विलयन के हिमांक में आने वाला अंतर है, चूंकि प्रथम विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम है, तो हिमांक में कितनी कमी आई है शुद्ध विलायक की तुलना में प्रथम विलयन के हिमांक में होने वाली कमी, इसे हम डेल्टा TF फर्स्ट कहते हैं, अपॉन ये क्या है, शुद्ध विलायक की तुलना में दूसरे विलयन के हिमांक में होने वाली कमी, इसे हम डेल्टा TF2 कह सकते हैं। अब बच्चों इधर देखें, ये क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में प्रथम विलयन के वाष्पदाब में होने वाली कमी, जिसे हम डेल्टा P1 कह सकते हैं, और ये शुद्ध विलायक के वाष्पदाब की तुलना में दूसरे विलयन के वाष्पदाब में होने वाली कमी, जिसे हम डेल्टा P2 कह सकते हैं।
इतना क्लियर है। तो जब प्रथम विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन प्रथम विलयन के वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती है, द्वितीय विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन द्वितीय विलयन के वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती है, तो हम कह सकते हैं किसी भी विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन डेल्टा टीएफ जो होता है वह उस विलयन के वाष्पदाब अवनमन डेल्टा पी के समानुपाती होता है। इसके लिए अब हम डेल्टा टीएफ को इक्वलाइज करें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सपोज करो के लिया यहां पर, तो डेल्टा पी ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डेल्टा पी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया आपने। तो बच्चों आपने देखा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी, इस पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के डेल्टा पी, वेयर डेल्टा पी इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हमने राउल के नियम के केस सेकंड को कंसीडर किया था तो बच्चों आपने देखा था कि पी जीरो बी माइनस पी एस अपॉन पी जीरो बी इक्वल टू एक्स ए, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये पी जीरो बी माइनस पी एस क्या है, ये वाष्पदाब में होने वाली कमी या डेल्टा पी मीन्स डेल्टा पी अपॉन पी जीरो बी इक्वल टू एक्स ए, और एक्स ए का मान हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है। अब यहां पर बात करें एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सिंस वी आर कंसिडरिंग हियर ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, वेयर एन ए इज वेरी वेरी लेस देन एन बी, therefore Na plus Nb will be approximately equal to Nb. So in this way we can use Na upon Na plus Nb equal to Na approximately equal to Na upon Nb, because Na plus Nb क्या हो चुका है, Nb हो चुका है, तो हमने Nb रख दिया। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो बी, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो बी इक्वल टू Na अपॉन Nb, Na अपॉन Nb। अब Na का मान क्या होता है, Na का मान WA अपॉन MA, और Nb का मान क्या है, WB अपॉन MB। इनका गुणा करेंगे और इनका भी गुणा करेंगे, वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों आपको, इक्वल टू WAMB अपॉन MAWB। करके देखना आप इसको। तो हमारे पास क्या आ गया, अब कुल मिला करके डेल्टा पी अपॉन पी जीरो बी, डेल्टा पी अपॉन पी जीरो बी इक्वल टू WAMB अपॉन MAWB। अगर इस वैल्यू से केवल डेल्टा पी का मान निकालना चाहें तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू पी जीरो बी WAMB अपॉन MAWB। तो बच्चों डेल्टा पी इक्वल्स टू पी जीरो बी WAMB अपॉन MAWB। दिस इज द वैल्यू ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। अभी हमने इसको नोट कर लिया है। अब इसके बाद पी जीरो डेल्टा पी का मान जो हमें प्राप्त हुआ है, वैसे हम इस मान को पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं तो उनमें और बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। यहां हम ये जो वैल्यू है डेल्टा पी का, इसे हम इस इक्वेशन में जो कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन में हम डेल्टा पी का मान रखेंगे तो वी विल गेट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के डॉट डेल्टा पी का वैल्यू क्या है, पी जीरो बी या पी नॉट बी WAMB अपॉन MAWB। ये वैल्यू हमारे पास आया। अब बच्चों आपको फिर से ध्यान देना है, K इज द कांस्टेंट दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, P0B विलायक की शुद्ध अवस्था में उसका वास्तव दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट, एंड MB द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोलर मास तो बैलून है पहले से, जो वो फिक्स होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, जैसे जल का मोलर मास 18 है।
तो वो तो फिक्स है पहले से ही। तो ये एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट और तीन कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंटों को हम दूसरे एक नए कांस्टेंट से डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इनकी जगह एक दूसरा कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं। इन तीनों कांस्टेंट की जगह हम एक दूसरा कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, एक तरीके से इन तीनों का समाकलित कांस्टेंट है वो। तो हम डेल्टा टी एफ इक्वल टू, इसकी जगह इन तीनों की जगह मान के चलिए मैंने नया कांस्टेंट लिया साई एफ, साई एफ, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी, एम ए डब्ल्यू बी, ये पार्ट है। अब साई एफ को हम क्या कहेंगे, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, हेमांक स्थिरांक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो आया है, ये आप जानते हो डब्ल्यू अपॉन एम ए को मैं फिर से क्या कह सकता हूं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू साई एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम ए। बच्चों जानते हो आप पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू ए पदार्थ यानी विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, और एम ए विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान अर्थात पभार या अभार, परमाणु भार या अणुभार। ये क्या मतलब हुआ, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, दैट इज एन ए। तो एन ए अपॉन डब्ल्यू बी। अब अगर बच्चों में इफ एन ए 1 मोल एंड डब्ल्यू बी इज टेकन 1 ग्राम, तो अगर मैं विलायक की मात्रा 1 ग्राम और विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 1 मोल लेता हूं, तो उस कंडीशन में डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू साई एफ, ये हो जाएगा। मींस साई एफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन freezing point that is produced by dissolving 1 mole non-volatile solute into 1 gram pure solvent, 1 gram solvent, volatile solvent। तो क्या मतलब हुआ, हेमांक स्थिरांक हेमांक में उस अपनमन के बराबर है जो कि 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर उत्पन्न होता है। ये बात आ गई। लेकिन वही बात जो कि हमने क्वथनांक में उन्नयन के दौरान कंसीडर की थी कि 1 मोल विलेय पदार्थ को 1 ग्राम विलायक में घोलना काफी कठिन है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यूरिया लिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। तो इसका मोलर मास कितना निकलता है, 60 निकलता है। तो इसके 1 मोल यूरिया का मतलब कितना हो जाएगा, 60 ग्राम यूरिया। अब हम अगर 1 ग्राम जल के अंदर 1 मोल यूरिया को घोलेंगे, कैसे घोल जाएगा ये, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व 60 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम जल में 60 ग्राम यूरिया को आप कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल पाओगे। तो दिस मीन ये तो बहुत कठिन काम है। तो इस हिसाब से तो साई एफ हमारे लिए एक प्रॉपर कांस्टेंट नहीं हुआ, ये इक्वेशन हमारे लिए प्रॉपर नहीं हुआ। इसका मतलब हमें डब्ल्यू बी का मान 1 ग्राम के बजाय कुछ अधिक लेना, यानी 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम ले रहे हैं हम। तो उस स्थिति में देखते हैं क्या होता है। इसका मान आप देखोगे आगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, अब Na का मान तो बच्चों वही 1 मोल ले रहे हैं, लेकिन WB का मान अब की बार हम कितना ले रहे हैं, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम ले रहे हैं। तो डेल्टा टी एफ, Na का मान तो फिर मैंने 1 मोल रख दिया, साई एफ वही का वही है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। Na का मान हमने 1 रखा और WB का मान हमने अब की बार 1000 ग्राम लिया है। तो इस स्थिति में डेल्टा टी एफ का मान क्या हो गया, साई एफ अपॉन 1000। ये अपने आप में बच्चों एक नया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक कांस्टेंट के अंदर 1000 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका जब भाग लगाया जाएगा तो प्राप्त होने वाला जो भी मान होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो इसकी जगह पर हम एक नया कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज KF। वेरी इंपॉर्टेंट छात्रों, KF। KF क्या है सर, KF जो होता है आपका, ये जो KF है इसको ही हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसको, KF को। KF किसके बराबर है, इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो काय के बराबर है, साई एफ अपॉन 1000। तो यहां से आगे देखें बच्चों, फिर से डेल्टा टी एफ इक्वल टू, इससे पहले डेल्टा टी एफ से भी पहले बच्चों
चूंकि साई एफ अपॉन 1000 इक्वल टू के एफ है, इस समीकरण से ही अगर हम बात करें तो साई एफ का वैल्यू क्या होगा, साई एफ विल बी इक्वल टू के एफ इनटू 1000, ये मान होगा साई एफ का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई एफ इनटू दिस प्रीवियस इक्वेशन, इसके अंदर आप साई एफ का मान रखिए, ये जो साई एफ है इसका आप कॉपी में नोट करते समय कोई नाम रखते चले समीकरण का, पहले समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, इस तरह से। तो ये जो समीकरण जिस क्रम पे आ रहा है, इस समीकरण के अंदर आप साई एफ का जो मान के एफ इंटू 1000 है, इसको यहां साई एफ के अंदर रख देते हैं, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा हमको, देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू साई एफ की जगह क्या रखेंगे, के एफ इंटू 1000, के एफ विथ 1000 और एन ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एन ए अपॉन डब्ल्यू बी। बच्चों एन ए का मान भी आप पहले से ही जानते हो, एन ए को मैं कहूं तो क्या है, अभी आज मैंने एन ए काय की जगह पर रखा था, एन ए डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की जगह पर भी तो रखा था, तो एन ए का ये तो वैल्यू पहले से ही होता है डब्ल्यू ए बटे एम ए। तो अगर मैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ पूरे 1000, एन ए की जगह में फिर से डब्ल्यू ए अपॉन एम ए रख दूं और पूरे डब्ल्यू बी वही का वही है। इस समीकरण को बच्चों हम फिर से रीअरेंज कर रहे हैं, then you will get delta TF equals to KF into WA upon MA into 1000 upon WB। कुछ नहीं किया है, मात्र रीअरेंज किया है बस उसको, ये आ गया हमारे पास। अब बच्चों ये जो इक्वेशन आया है इसे आप फिर से देखें, जो डेल्टा TF जो कि हिमांक में अवनमन को दर्शाता है, इसका मान KF इंटू, आप मुझे ये बताइए आपने मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो डब्ल्यू अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ का ये ग्रामों में मात्रा बटे उसका मूलक द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन विलायक की ग्रामों में मात्रा, विलायक की ग्रामों में मात्रा। ये जो है ये जो टर्म है पूरा, इस टर्म को हमने वहां पर आपको ध्यान हो तो मोललता कहा था, तो इसकी जगह में केएफ इंटू मोललिटी दैट इज स्मॉल एम, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, ये मान निकल करके आ गया। अब के एफ का सर आपने परिभाषा तो बताया ही नहीं, के एफ का क्या डेफिनेशन, के एफ का नाम तो आपको पता है ना, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। साई एफ क्या था, वो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट था, लेकिन ये के एफ क्या है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। साई एफ से आपको कोई मतलब नहीं, कोई काम भी नहीं पड़ेगा उससे, आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट से काम पड़ेगा, लेकिन इसका भी मान आपको न्यूमेरिकल्स में या परीक्षाओं में अधिकांश बार दिया हुआ होता है। लेकिन जो के एफ है, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका परिभाषा या डेफिनेशन क्या बनेगा, आप जानते हो जब व्हेन स्मॉल m इज इक्वल टू 1, तो उस स्थिति में डेल्टा TF इक्वल्स टू KF हो जाएगा। इतना तो आपकी समझ में आ ही रहा है। तो मतलब क्या है, ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1 हो, उसके हिमांक में होने वाला अवनमन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF कहलाता है। अब मुझे ये बताइए साहब कि मोललता का मान 1 कब होगा, मोललता का मान तो जब 1 होगा जब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घुला हुआ हो, क्योंकि बच्चों 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही तो मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और यदि 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घुला हुआ है तो मोलों की संख्या 1 है। 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घुला हुआ है तो उस विलयन की मोललता तो 1 हो गई। उसी विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन KF कहलाएगा, जबकि मोललता का मान 1 हो। यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is the depression in freezing point that is produced by adding 1 mole non-volatile solute into 1000 gram volatile solvent. Thank you.